अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। आई नो आप लोगों के मिड टर्म एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और लेक्चर अपलोड करने में थोड़ी देर हो गई है, बट लिटरली आई एम इंटेंसली बिज़ी। अभी भी मेरे लिए लेक्चर अपलोड करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ये वीक जो है वो बहुत ज़्यादा बिज़ी है, जिसकी वजह से लेक्चर अपलोड नहीं हो पा रहा। ये लेक्चर बनाने के लिए भी मैंने मुश्किल से टाइम निकाला है और थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो मैंने हाईलाइट की हैं और आपको बताने की कोशिश करूँगी अब इन ईज़ी वे। सो स्टार्ट करते हैं। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं और थोड़ा लेंथी है, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ों के साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी हो जाएगी। पहले तो इसमें बताया गया है कि व्हाट इज़ करिकुलम, ठीक है। करिकुलम होता क्या है? इन सिंपल वर्ड्स अगर हम करिकुलम की बात करें तो एवरीथिंग स्टूडेंट्स डू इन स्कूल, यानी कि स्टूडेंट स्कूल में जो जो काम करता है वो सब कुछ जो है वो करिकुलम की सूरत में जो है वो बता दिया जाता है। मतलब कि क्या लर्न करना है, कैसे लर्न करना है और कैसे टीचर्स जो है वो मदद करेंगे स्टूडेंट्स की। तो ये एक तरह से क्या होता है, आप कह सकते हैं कि ये एक तरह से एक प्लान के जैसा होता है जो कि आउटलाइन करता है कि स्टूडेंट को क्या स्टडी करना चाहिए, जिसमें एजुकेशन के गोल्स होते हैं और मेथड्स होते हैं, ठीक है। जो नीचे वाली लाइंस मैंने हाईलाइट की है ना, बेसिकली इसका मतलब ये है कि ये एक प्लान के जैसा होता है जो कि आउटलाइन करता है कि स्टूडेंट को क्या स्टडी करना चाहिए, जिसमें एजुकेशंस के गोल होते हैं और मेथड्स होते हैं टीच करने के लिए। उसके अलावा करिकुलम जो होता है रिफ्लेक्ट करता है, ये शेप्ड होता है कंट्री की एजुकेशनल फ़िलॉसफी और उसके कल्चरल ट्रेंड्स से, ठीक है। हर एक का करिकुलम जो होता है वो डिफरेंट होता है और उसके कल्चरल ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग होता है, उसकी कंट्री की एजुकेशनल फ़िलॉसफी के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसकी डेफिनेशन बताई गई है, इसमें जस्ट ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों से करिकुलम के बारे में पूछा गया तो पहले तो आप लोगों ने याद रखना है कि ये रेफर करता है ऑल दोज एक्टिविटीज़ इन विच चिल्ड्रन इंगेज, जिसमें स्टूडेंट जो वो इंगेज होता है, स्टूडेंट जो जो एक्टिविटीज़ करता है स्कूल में, वो सारी एक्टिविटीज़ करिकुलम में बता दी जाती हैं, लिख दी जाती हैं और बताया जाता है कि इस तरह उन्हें सिखाना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो ये सारा आप लोग रीड कर सकते हैं, बट ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। करिकुलम और सिलेबस जो है इनके दरमियान का डिफरेंस अब पढ़ लेते हैं कि वो क्या है। पहले तो सिलेबस की बात आ जाती है कि ये आर मोर लोकलाइज्ड बेस्ड ऑन अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट एक्चुअली हैपन एट द क्लासरूम लेवल। तो इन सिंपल वर्ड जो सिलेबस होता है ये क्या करता है, फोकस करता है कि क्लासरूम में क्या होता है और तफसील देता है स्पेसिफिक लेसन्स की, एक्टिविटीज़ की। जबकि करिकुलम की अगर हम बात करें तो ये एक ब्रॉडर प्लान होता है जो कि ओवरऑल एजुकेशनल गोल्स और मेथड्स को बताता है, ठीक है। तो आप क्या याद रख सकते हैं कि सिलेबस क्या करता है, ये स्पेसिफिक लेसन्स और एक्टिविटीज़ जो होती हैं ना उनकी तफसील देता है, ठीक है। जबकि अगर हम करिकुलम की बात करें तो ये क्या करता है, ये ओवरऑल एजुकेशनल गोल्स जो होता है और मेथड्स जो होता है उनको आउटलाइन करता है, उनके बारे में हमें बताता है। तो ये इसका मेन डिफरेंस है, अगर आप लोगों से पूछा जाए आप लोगों ने बताना है। उसके अलावा यहाँ हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ आ सिलेबस, और देन हमारे पास करिकुलम का भी बताया जाएगा। तो सिलेबस में यहाँ बताया गया कि एक प्रैक्टिकल गाइड है टीचर्स और लर्नर्स के लिए, जिसमें इस बात का ख़ास जो है वो ख्याल रखा जाता है कि कौन से स्पेसिफिक कंटेंट और सब्जेक्ट्स जो है वो डालने हैं कोर्स में, ठीक है। ये हमारे पास सिलेबस का मेन बताया गया है। उसके अलावा अगर हम थ्योरेटिकल करिकुलम से बरक्स देखें तो सिलेबस जो है ये अब्स्ट्रैक्ट गोल्स को कंक्रीट लर्निंग में बदल देता है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि ये बड़े बड़े जो आइडियाज़ होते हैं, बड़े बड़े टास्क जो होते हैं उनको स्पेसिफिक थिंग्स में बदल देता है और बता देता है कि जस्ट आपको इतना करना है, ठीक है। जो आपको लर्न करना होगा टीचिंग और लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सिलेबस में बताई जाती हैं। जबकि मैंने आप लोगों को ये जो बताया है कि थ्योरेटिकल करिकुलम से बरक्स अगर देखा जाए सिलेबस क्या क्या करता है, ठीक है। तो थ्योरेटिकल करिकुलम जो होता है या करिकुलम की अगर बात की जाए तो इसमें हम क्या देखते हैं, हम ओवरऑल एजुकेशनल गोल्स को देखते हैं जो कि मैंने आपको ऊपर बताया है, ठीक है। बट सिलेबस में क्या होता है कि हम बेसिक जो स्पेसिफिक लेसन्स होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं ना, उन पर ज़्यादा फोकस करते हैं। ये हमारे पास मेन डिफरेंस है, आप लोग इसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। देन हमारे पास डेफिनेशन ऑफ सिलेबस आ जाती है। तो इसमें 3 तरह की डेफिनेशंस बताई गई हैं। पहले वो बताते हैं कि सिलेबस जो होते हैं वो एक तरह से एक प्लान है टीचिंग के लिए, लर्निंग। सेकंड में हमारे पास क्या है कि क्या क्या सिखाना है, ठीक है, और किस ऑर्डर में सिखाना है, वो सारी चीज़ें इसमें डाली जाती हैं। और थर्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक तरह से समरी है कंटेंट की। ये बताया जाता है कि स्टूडेंट जो है वो कोर्स में क्या लर्न करेगा, तो बेसिकली उसको एक्सपोज किया जाता है, ठीक है। तो ये 3 तरह की डेफिनेशंस है, आप लोगों ने इसको भी याद कर लेना है, आप लोगों से पूछी जा सकती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो सिलेबस डिज़ाइन है। सिलेबस डिज़ाइन बेसिकली क्या होता है, अगर तो हम लैंग्वेज में देखें सिलेबस डिज़ाइन को तो ये फोकस करता है कि क्या टीच करना है लैंग्वेज लर्निंग में। यहाँ अब एक डिबेट आ जाती है, ठीक है, जो कि 2 पॉइंट ऑफ व्यूज़ हमारे सामने रखती है, एक नैरो व्यू है और एक ब्रॉडर व्यू है, ठीक है। अगर तो हम नैरो व्यूज़ के अकॉर्डिंग देखें तो नैरो व्यूज़ कहते हैं कि ये सिर्फ
ऑब्जेक्टिव लर्निंग के बारे में होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जस्ट बेसिक जो चीज़ें हैं या फिर जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस होता है ना, लाइक फॉर इंस्टेंस स्पेसिफिक लेसन्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, सिर्फ उनके बारे में बताना चाहिए इसको, तो ये उसको जस्ट कवर करता हो। जबकि अगर हम ब्रॉडर व्यू की बात करें तो ये आर्ग्यू करते हैं कि इसमें लर्निंग टास्क और एक्टिविटीज़ हों और प्रॉपर जो है वो मेथोडोलॉजी की सूरत में बताया जाए। तो ब्रॉडर व्यू एक तरह से करिकुलम व्यूज़ की तरह है, जिसमें क्या होता है कि ओवरऑल एजुकेशनल गोल्स जो होते हैं वो डाले जाते हैं। तो ये दो तरह के पर्सपेक्टिव हमारे सामने रखे गए हैं और इसे बताया गया। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि नैरो व्यू में क्या होता है, तो आपने याद रखना है कि इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, सिलेक्शन और ग्रेडिंग ऑफ कंटेंट होता है। तो बेसिकली बेसिक सी चीज़ें इसमें डाली जाती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डिफाइनिंग सिलेबस डिज़ाइन आ जाता है। तो अगर उन्होंने कहा है स्पेसिफिक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को मद्देनज़र रखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग कौन से एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास डिस्क्रिप्शन, सीक्वेंस और चॉइस, ये 3 तरह के स्टेप्स हमें फॉलो करने चाहिए। अगर हम डिस्क्रिप्शन की बात करें तो इसमें 3 तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि हु, व्हाट, वेयर, ठीक है। देन उसके बाद सीक्वेंस में व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या होगा। चॉइस में चॉइसेस आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जनरल थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स में 3 स्टेप्स हैं, वो भी नाम में मैंने आपको बता दिया। आप लोगों ने जस्ट क्वेश्चंस इनके आगे याद रखने हैं कि व्हाट प्रिंसिपल्स आर देयर, व्हाट कॉन्सेप्ट्स अप्लाई, कौन कौन सी चीज़ें अप्लाई करनी चाहिए, क्या की जाएंगी, वो सारी चीज़ें जो इसमें बताई जाएंगी। रिक्वायरमेंट्स सिलेबस की क्या होती हैं, तो ये ऐसा होना चाहिए कि ये क्लियर प्लान्स दे टीचर और लर्नर को, ठीक है। प्रिसाइज होना चाहिए, लर्नर की प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ये सारे स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स मैंने हाईलाइट किए हैं, वो आपको याद करने होंगे। उसके अलावा स्कोप है सच के आप लोग जस्ट पढ़ लें अगर पढ़ना है, अदरवाइज ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सारी चीज़ें जो टॉपिक 24 में कवर की गई थी, टोटल जो है वो इसके 29 टॉपिक्स हैं। उसके अलावा टॉपिक 25 में हमारे पास कुछ कंसिड्रेशंस हैं कॉमन टू ऑल सिलेबस, यानी कि कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं जो कि सब सिलेबस में कॉमन होते हैं, जिनमें हमारे पास नीड एनालिसिस है, गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स है, कंटेंट स्पेसिफिकेशन होती है, लर्निंग टास्क होते हैं, और ये सारे यहाँ पर पॉइंट्स हाईलाइट कर दिए गए हैं। जस्ट ये टॉपिक 25 में है। देन हमारे पास टॉपिक 26 आ जाता है, जिसमें हमने डाइकोटमीज ऑफ सिलेबस पढ़ना है। डाइकोटमीज बेसिकली क्या होता है, ये डिवीजन और कंट्रास्ट को कहते हैं हम सिलेबस डिज़ाइन में, ठीक है। तो वो डिवीजन और कंट्रास्ट 2 तरह के यहाँ बताए गए हैं, एक एनालिटिक और सिंथेटिक सिलेबस है और दूसरा प्रोडक्ट ओरिएंटेड एंड प्रोसेस ओरिएंटेड सिलेबस है। ये दोनों के मेन कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को जस्ट पता होने चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इधर उन्होंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बताया और इतना लंबा ये टॉपिक बना दिया है, बट हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ चलेंगे। एनालिटिक सिलेबस जो है इसमें होता क्या है, बेसिकली इसमें जो है वो हम रियल वर्ल्ड कम्युनिकेशन जो होती है उस पर फोकस करते हैं। ये ना सिर्फ ग्रामर पर फोकस करता है बल्कि ये रियल वर्ल्ड कम्युनिकेशन पर भी फोकस करता है। आप कह सकते हैं कि ये एक तरह से प्लान होता है जो कि डिज़ाइन होता है इस बात के इर्द गिर्द कि आप क्यों लर्न कर रहे हैं और लैंग्वेज को रियल लाइफ सिचुएशन में कैसे लर्न करना है और किस तरह से लर्न करना चाहिए, ठीक है। तो वो सारे स्टेप इसमें बताए जाते हैं। ये ऑर्गेनाइज होता है लैंग्वेज लर्निंग और स्पेसिफिक स्किल्स की बेस पर, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही बताया गया है, ये ऑर्गेनाइज होता है इन टर्म ऑफ द पर्पस फॉर विच द लर्नर इज लर्निंग द लैंग्वेज, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनाइज होता है लैंग्वेज लर्निंग और स्पेसिफिक स्किल की बेस पर, ठीक है। तो यहाँ पर यही सारी बातें बताई गई हैं, रियल वर्ल्ड कम्युनिकेशन टास्क है एंड लास्ट पर भी यही सारी चीज़ें हैं। देन हम सिंथेटिक सिलेबस देख लेते हैं। सिंथेटिक सिलेबस में क्या होता है, ये टीच करता है लैंग्वेज को स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। यानी कि इसमें हम इकट्ठा नहीं सारा समझते बल्कि इसमें हम अलहदा अलहदा पार्ट्स को पढ़ते हैं लैंग्वेज के, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम क्या करते हैं कि होल लैंग्वेज स्ट्रक्चर जो होता है ना उस पर फोकस करता है। तो ये हमारे पास सिंथेटिक सिलेबस का मेन डिफरेंस है कि इसमें हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो लैंग्वेज को लर्न करते हैं, या बिल्डिंग लैंग्वेज स्टेप बाय स्टेप, आप ये लाइन याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये यूज़ करता है कुछ ग्रेडिंग, या आप कह सकते हैं कि ग्रेडिंग जो है किसकी बेस पर होती है, उसमें हमारे पास ग्रामेटिकल कॉन्टेक्स्ट आ जाता है, फ्लुएंसी आ जाता है, कॉन्ट्रास्टिव टेस्ट आ जाते हैं, पेडागोजिकल कन्वीनियंस, और ये सारे स्टेप्स हैं, आप लोगों ने इनको एक दफ़ा याद करना है, ठीक है। देन हमारे पास कुछ लिंग्विस्ट जो हैं वो अज्यूम करते हैं कि सिंथेटिक सिलेबस जो है वो सिर्फ ग्रामर के इर्द गिर्द या उसी के बेस पर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इसमें ग्रामेटिकल कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हम लैंग्वेज के अलहदा अलहदा पार्ट्स को पढ़ते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हम होल लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स पर आते हैं, तो जो अलहदा अलहदा पार्ट्स को हम ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं और उसके बाद उन्हें पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो ग्रामेटिकल क्राइटेरिया उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में आता है, ठीक है। तो इसको हम सिंथेटिक सिलेबस कहते हैं। डिफरेंस आपने लाजमी याद रखना है। देन हमारे पास बताया गया विल्किंस जो था वो हु फर्स्ट ड्रू अटेंशन टू द डिस्टिंक्शन। विल्किंस जो था वो पहला इंसान था कि जिसने
सिंथेटिक और एनालिटिकल सिलेबस जो था उसके दरमियान के डिस्टिंक्शन जो है उस पर अटेंशन दी थी, ठीक है। तो ये आपने नाम याद रखना है। देन अगेन हमारे पास सिंथेटिक और एनालिटिकल सिलेबस की बात बताई गई है कि सिंथेटिक जो होता है ये एडिटिव होता है एक तरह से, और एनालिटिक जो होता है ये क्या होता है, होलिस्टिक होता है। तो ये 2 पॉइंट्स हैं, एमसीक्यूज में आ सकते हैं। देन हमारे पास दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट और प्रोसेस ओरिएंटेड सिलेबस आ जाता है। प्रोडक्ट ओरिएंटेड जो है, आपको नाम से पता चल रहा होगा कि प्रोडक्ट जो हमें रिजल्टेंट चीज़ कोई मिलती है या हमें रिजल्ट जो मिलता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम फोकस करते हैं फाइनल आउटकम पर, क्या लर्नर को पता होना चाहिए, वो सारी चीज़ें जो है वो इसमें शामिल होती हैं। उसके अलावा अगर हम प्रोसेस ओरिएंटेड की बात करें तो ये फोकस करता है स्किल पर और लर्निंग प्रोसेस पर। जो प्रोसेस हमारा चल रहा होता है लर्निंग का, उसमें हम डिटेल में हर चीज़ पढ़ते हैं, ये उसके ऊपर फोकस करता है। जबकि हम प्रोडक्ट ओरिएंटेड की बात करें तो इसमें हम अपने फाइनल आउटकम पर फोकस करते हैं, जो एट द एंड ऑफ द लर्निंग प्रोसेस हमें निकल कर मिलता है, ठीक है। तो इसको हम प्रोडक्ट ओरिएंटेड कहते हैं। उसके बाद हमारे पास अगेन जो है बताया गया है कि प्रोसेस ओरिएंटेड जो है वो स्किल पर प्रोसेसेस जो होते हैं इसमें वो सारे इन्वॉल्व होते हैं लैंग्वेज लर्निंग के दौरान। जबकि प्रोडक्ट ओरिएंटेड जो होता है इसमें होता है कि लास्ट पर आपको एक स्किल मिल जाता है, ठीक है। तो ये इसका मेन डिफरेंस है। देन अगेन जो है वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड सिलेबस इसी के बारे में बताया गया है कि ये फोकस करता है ऑन द प्रोडक्ट, मैनी पीपल हैव क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये जस्ट एक्स्ट्रा मटेरियल डाला गया है। मेन डिफरेंस आपको पता चल गया, वो इनफ है। देन हमारे पास ग्रामेटिकल सिलेबस आ जाता है। ये सारा ग्रामर जो होती है ना उसके इर्द गिर्द उन नोशंस की बेस पर बना होता है, ठीक है। तो आपने इसका जो है वो मेन डेफिनेशन यहाँ दी गई है, और जो मेन कॉन्सेप्ट था वो क्या था कि इट इज़ द मोस्ट कॉमन सिलेबस टाइप इन विच सिलेबस इनपुट इज सिलेक्टेड एंड ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू द ग्रामेटिकल नोशंस, ठीक है। ये ग्रामेटिकल नोशंस जो उन्हीं की बेस पर, उनके इर्द गिर्द की जो नोशंस होती है ना उनकी बेस पर बना होता है, ठीक है। एंड देन क्रिटिसिज्म शेयर किया गया है। क्रिटिसिज्म जो है वो यही शेयर किया गया है कि ग्रामेटिकल डिज़ाइनर जो है वो पॉइंट आउट करते हैं कि इसको इसके एक एक स्टेप को जो है वो पढ़ना एट अ टाइम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। देन हमारे पास नोशनल फंक्शनल सिलेबस आ जाता है, मतलब कि ऑर्गेनाइज करना लैंग्वेज टीचिंग को नोशंस के इर्द गिर्द। अब नोशंस क्या होते हैं, आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स को कहते हैं, ठीक है। और फंक्शन मतलब कम्युनिकेटिव टास्क जो होते हैं ना उनको या उन पर फोकस करना जो है इसमें शामिल होता है। तो इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं कि रियल लाइफ सिचुएशन और प्रैक्टिकल लैंग्वेज यूज़ जो होता है ना उस पर फोकस करता है। ये हमारे पास नोशनल फंक्शनल सिलेबस है। आपने ये एस्पेक्ट्स जो हैं ये सारे फैक्टर्स आपने इसमें डाल देने हैं। उसके बाद हमारे पास अगेन यही बताया गया कि ईएसएल में एक वे है ऑफ स्ट्रक्चरिंग अ सिलेबस अराउंड नोशंस। तो जैसा कि मैंने आपको इन ईजी वर्ड्स बता दिए, आपने जस्ट वो यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। देन हमारे पास प्रोसेस ओरिएंटेड सिलेबस में अगेन बताया गया कि स्किल और प्रोसेस जो होता है लैंग्वेज लर्निंग के दौरान जो इन्वॉल्व होता है उसमें उसके ऊपर फोकस करता है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर अगेन बताई गई हैं, रिपीट हो रही हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना, आपके पास जस्ट मेन कॉन्सेप्ट होना चाहिए, वही मेन कॉन्सेप्ट एग्जाम में आएगा। उसके बाद उन्होंने एग्जाम्पल बताई हैं कि इसके एग्जाम्पल में प्रोसेस सिलेबस और प्रोसीजरल सिलेबस आ जाता है। ये हमारे पास प्रोसेस ओरिएंटेड सिलेबस था और अब इसकी एग्जाम्पल जो है वो प्रोसेस सिलेबस है। प्रोसेस सिलेबस जो है इसमें क्या होता है, राइटिंग के दौरान जो हम प्रोसेस फॉलो कर रहे होते हैं ना, ठीक है, उस प्रोसेस में जितने भी स्टेप्स हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं, फीचर्स आ जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम राइटिंग का एक प्रोडक्ट ले रहे हैं, ठीक है, तो उसके फीचर्स में हमारे पास लेटर्स है, कंपोजिशन है, नोट्स है, रिपोर्ट्स है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी, ठीक है। देन हमारे पास प्रोडक्ट ओरिएंटेड इवैल्यूएशन आ जाती है। इवैल्यूएशन क्या होता है कि असेस करना परफॉर्मेंस को, ठीक है, उसका रिजल्ट दे के फाइनलाइज प्रोडक्ट दैट शुड मीट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। तो ऐसी प्रोडक्ट जो हो वो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती हो, ठीक है। तो टीचर मे और मे नॉट चूज टू एंगेज इन द प्रोसेस, और ये सारी चीज़ें जो है वो टीचर के अकॉर्डिंग लिखी गई हैं। बेसिकली वैल्यूएशन जो होती है ये टीचर ही करते हैं और टीचर के थ्रू ही होती है। तो बेसिकली आपने इसकी जो मेन लाइन है वो याद रखनी है कि इसमें हम परफॉर्मेंस को असेस करते हैं, ठीक है। देन हमारे पास प्रोसेस ओरिएंटेड इवैल्यूएशन है, ये भी बेस्ड ऑन ऑब्जर्विंग द डेवलपमेंट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। तो इसमें भी हमने ऑब्जर्व करना है, स्टेप बाय स्टेप इंटरेक्शन होता है, ठीक है, इनपुट आउटपुट, और ये सारी चीज़ें टीचर्स जो हैं वो क्या करते हैं, स्टूडेंट की ऑब्जर्व करते हैं, उसको जो है वो असेस करते हैं एंड देन फाइनलाइज करते हैं रिजल्ट, ठीक है। देन हमारे पास डिफरेंस है दोनों अप्रोचेस के दरमियान। आपने डिफरेंस पढ़ लिया है, वो आप लोगों ने यहाँ पर पुट कर देना है। कंपैरिजन बताया गया है। प्रोडक्ट ओरिएंटेड सिलेबस जो है अगर कंपैरिजन के लिहाज से याद करना है तो आप ये पॉइंट्स जस्ट याद रख सकते हैं कि फोकस करता है नॉलेज एंड स्किल प्रोडक्ट ओरिएंटेड सिलेबस में, ठीक है। इसमें क्या होता है कि स्किल दैट लर्न एट द एंड ऑफ द लर्निंग सेशन। तो ये मेन डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रोसेस ओरिएंटेड में भी स्किल है लेकिन ये इन्वॉल्व होता है लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस में, उसके दौरान चल रहा होता है, ठीक है। उसके अलावा फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, एम्फेसिस ऑन द प्रोसेस, और ये सारा जो काम है इसमें हमने जस्ट प्रोसेस पर ही फोकस करना है, ठीक है। देन यही यहाँ पर मज़ीद जो है वो बताया गया, आपने इसको एक दफ़ा पढ़ना होगा, पढ़ लें, अदरवाइज एज सच जो यहाँ पर हाईलाइटेड मटीरियल है जस्ट उसे ही देखें। प्रोसीजरल डिज़ाइन जो है ये सिलेबस जो है वो डिज़ाइन किया गया था प्रभु और उसके कोलीग्स के थ्रू, ठीक है, और ये इन्वॉल्व होता है
पेडागोजिकल टास्क्स जो होते हैं उस पर उसमें जो है वो इन्वॉल्व होता है, जो फोकस करता है लर्नर इंगेजमेंट पर और अंडरस्टैंडिंग पर, किस तरह से थ्रू मीनिंगफुल एक्टिविटीज़। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोसीजरल सिलेबस है, इसको एक दफ़ा आप पढ़ सकते हैं खुद भी। ठीक है, देन हमारे पास टॉपिक 27 आ जाता है लैंग्वेज सिलेबस। अब सिलेबस को क्रिएट करते हुए, डेवलप करते हुए आपने कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, नेसेसरी कंपोनेंट्स होते हैं जिनको आपने ज़हन में रखना है। वो कौन कौन से कंपोनेंट्स यहाँ हाईलाइट किए हैं कि वो एक्टिविटीज़ हो जिसमें लर्नर जब वो इंगेज होगा, देन लैंग्वेज फंक्शंस विच द लर्नर विल फुलफिल, जो जो वो फंक्शन फुलफिल करेगा। तो ये सारे पॉइंट्स आपने लैंग्वेज सिलेबस में डालने हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ बताए गए हैं। देन हमारा टॉपिक 28 आ जाता है, जो कि अगेन इतना डिटेल में बताया गया है जबकि इतना डिटेल में है नहीं। ठीक है, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज सिलेबस हैं। ऊपर वाला जितना भी मटेरियल है यहाँ पर सिंथेटिक अप्रोच और एनालिटिकल अप्रोच का जायजा लिया गया। पुराने कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो पहले हाईलाइट किए हैं, वो बताए गए हैं। सिंथेटिक अप्रोच में हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ग्रामेटिकल कैटेगरीज को डिटेल में पढ़ते हैं हर चीज़ को। जबकि एनालिटिकल अप्रोच की बात की जाए तो इसमें हम कम्युनिकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। हम ग्रामर जो है उसको इतना ज़्यादा नहीं देखते, हम ज़्यादा इसमें जो है वो कम्युनिकेशन पर फोकस करते हैं। तो जस्ट ये मेन डिफरेंस है दोनों का, इसको आपने याद रखना है। देन हमारा मेन जो टॉपिक है वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि इसमें 3 टाइप्स ऑफ सिलेबस बेस्ड ऑन द कम्युनिकेटिव अप्रोच जो है वो डिस्कस की गई है। अब वो 3 कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं? सिचुएशनल सिलेबस है, फंक्शनल नोशनल सिलेबस है एंड टास्क बेस्ड सिलेबस है। ठीक है, अब अगर हम सिचुएशनल सिलेबस की बात करें तो ये बेस्ड है ऑन स्पेसिफिक सिचुएशंस। जैसे कि हम कोई सिचुएशन ले लेते हैं एट द पोस्ट ऑफिस, ये एक सिचुएशन है। ठीक है, तो इसमें जो है वो डायलॉग शामिल होता है। इन सिचुएशंस पर कोई डायलॉग आपने करना होता है, कोई कम्युनिकेशन आपकी होती है। ठीक है, जो कि जोर डालता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन पर। तो ये इसका मेन पर्पस होता है। ठीक है, तो इसमें भी ये बताया गया है कि यूज़ ऑफ डायलॉग जो होता है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। देन कुछ बेनिफिट्स हैं कि ये जो है प्रोवाइड करता है कंक्रीट कॉन्टेक्स्ट को विद इन विच टू लर्न नोशंस, फंक्शंस, स्ट्रक्चर्स। तो ये सारी चीज़ें उसके अलावा मोटिवेट करता है लर्नर को। ठीक है, तो एवरीडे कम्युनिकेशन नीड्स को फुलफिल कर जो है वो मोटिवेट करता है लर्नर को। ये इसके बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स आपसे पूछे जा सकते हैं, वो आपने करने हैं। तो इन सब एक्टिविटीज़ को प्रोवाइड करना लर्नर को, इसका मेन मकसद यही होता है कि उसके लिए लर्निंग प्रोसेस जो उसको ईजी बनाना होता है। ये इसके बेनिफिट्स हैं। क्रिटिसिज्म हमारे पास आ जाता है कि इसमें जो है वो क्रिटिसिज्म इस बात पर आया था कि इसमें बहुत सारी ड्रिल्स, एक्सरसाइजेज जो हैं वो शामिल होती हैं। रेपिटिव जो प्रैक्टिस होती है, रेपिटिव जो वर्क होता है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से सम टाइम जो है वो लर्नर को डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ सकता है। जस्ट इसका ये क्रिटिसिज्म आपने याद रखना है। उसके बाद हमारे पास फंक्शनल नोशनल सिलेबस आ जाता है, जो कि हमारा पार्ट 2 है। इसमें क्या होता है, फंक्शनल नोशनल का मैंने आपको बता दिया था कि फंक्शन क्या होता है, कम्युनिकेटिव टास्क जो होते हैं ना उनको बोलते हैं। जबकि नोशन की बात की जाए तो ये आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स को हाईलाइट करता है। तो अगर हम इसका ओवरऑल कॉन्सेप्ट देखें तो ये फोकस करता है कम्युनिकेशन के ऊपर और मीनिंग के ऊपर। ठीक है, ये जोर डालता है कि स्पीकर जो है वो कैसे एक्सप्रेस करता है अपने मैसेज को और मेंटेन करता है ये अवेयरनेस ऑफ सिचुएशन। इसके अलावा ये टॉपिक्स जो होते हैं उसके साथ स्टिक होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। ठीक है, उसके अलावा नोशन, जो कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट नोशन का बता दिया है, ये आपने याद रखना। आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स को बेसिकली कहते हैं। ठीक है, एंड देन हमारे पास एक्सपोनेंट्स एक वर्ड आ रहा है। एक्सपोनेंट्स जो होता है ये बेसिकली क्या होता है कि इसमें हम लैंग्वेज फॉर्म्स जो होते हैं ना उनका इस्तेमाल करते हैं, जिनको हम एक्सपोनेंट्स कहते हैं। ये स्पेसिफिक लैंग्वेज फॉर्म्स होती हैं जो कि स्पीकर यूज़ करता है अपना मैसेज एक्सप्रेस करने के लिए। तो इसको हम एक्सपोनेंट्स कहते हैं। डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। थर्ड हमारे पास टास्क बेस्ड सिलेबस आ जाता है। टास्क बेस्ड सिलेबस जो होता है ये स्ट्रक्चर्ड हुआ होता है अराउंड रियल वर्ल्ड टास्क, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का टास्क हो गया। ठीक है, इसका फोकस क्या होता है, ये यूज़ करना टारगेट लैंग्वेज को प्रैक्टिकल सिचुएशन में, बजाय आइसोलेटेड ड्रिल्स जो होती हैं। ठीक है, उसमें यूज़ करने की बजाय जो है वो आप प्रैक्टिकल सिचुएशन में यूज़ करें। अब वो कोई भी टास्क हो जाता है, हो सकता है जिसमें हम कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। तो ये हमारा टास्क बेस था। उसके बाद अकॉर्डिंग टू स्कैन बताया गया कि टास्क एक एक्टिविटी है। ठीक है, जिसका फॉलोइंग क्राइटेरियाज जो हम होने चाहिए उन्हें हमें मानना चाहिए। ठीक है, अडेयर करना चाहिए। अब उसमें कौन कौन सा है, मीनिंग इज़ प्राइमरी और रियल वर्ल्ड रिलेशनशिप। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये ऐड होने चाहिए, ये बताए गए हैं। देन हमारे पास 2 फॉर्म्स ऑफ टास्क बेस्ड अप्रोच है, जो कौन कौन सी हैं। टास्क जो होता है उसको एज अ यूनिट ऑफ इंस्ट्रक्शन देखता है और कहता है कि जो बाकी चीज़ें हैं ना वो सारी सेकेंडरी हैं। ठीक है, वो बाद में आती हैं। जबकि अगर हम वीक वो फॉर्म की बात करें तो ये टास्क को लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन का पार्ट समझता है, लेकिन ये और भी जो डिफ़िकल्ट
जो कॉम्प्लेक्स पेडागोजिकल कॉन्टेक्स्ट होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उनको भी इन टास्क जो होते हैं उनके साथ जोड़ने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म और वीक फॉर्म के दरमियान का डिफरेंस है जो यहाँ बताया गया। देन हमारे पास ये सारा एक्स्ट्रा मटेरियल है, आप इसको पढ़ सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजरल और टास्क बेस्ड सिलेबस, जो आपने दोनों कॉन्सेप्ट इनके याद रखे हैं वो आपने यहाँ पर लगा देने हैं अगर आप लोगों से पूछा जाएगा। प्रभु जो है वो प्रोवाइड करता है 3 तरह के टास्क हैं, उनमें हमारे पास इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटी आ जाती है, जिसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप याद रख सकते हैं कि इसमें ट्रांसफरिंग इन्फॉर्मेशन शामिल होती है, ठीक है। रीजनिंग गैप एक्टिविटी जो होती है इसमें क्या होता है कि ड्राइविंग न्यू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। देन हमारे पास ओपिनियन गैप एक्टिविटी, इसमें हम क्या करते हैं एक्सप्रेसिंग पर्सनल प्रेफरेंसेस जो है वो शामिल होती हैं। तो जस्ट ये 3 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया वो आप लिख सकते हैं और वो जस्ट आप कॉन्सेप्ट के तौर पर याद रख सकते हैं। इसमें वही बताया गया है, अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आपको तब भी समझ आ जाएगी, ठीक है। अब क्राइटेरिया बताया गया फॉर जजिंग द वर्थ ऑफ टास्क, ये कुछ क्राइटेरिया आप इसको पढ़ सकते हैं, ऐसा जितना इंपॉर्टेंट नहीं है। सिलेबस डिज़ाइन में अब नीड एनालिसिस की बात की गई। अब नीड एनालिसिस जो है उसमें हमने मेक श्योर करना होता है कि जो कोर्स है वो रेलेवेंट और यूज़फुल थिंग्स जो हमने लर्न करनी है उसके ऊपर कंटेन कर रहा है, उस पर मुश्तमिल है कि नहीं है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। एंड देन हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं जो फॉलो करने चाहिए, जैसे कि डिसाइडिंग द पर्पस ऑफ ए नीड एनालिसिस, द यूजर्स ऑफ नीड एनालिसिस एंड द टारगेट पॉपुलेशन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। 29 टॉपिक में हमने नीड एनालिसिस एज द फर्स्ट स्टेप इन सिलेबस डिज़ाइन पढ़ना है। तो ऑब्वियस ही बात है, जब भी आप सिलेबस डिज़ाइन करें वो सिलेबस जो है वो लर्नर की नीड्स के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। तो नीड एनालिसिस तो एक क्रूशियल स्टेप है। तो यहाँ पर एक मैक्सिम शो करवाया गया है कि व्हाट इज़ गुड फॉर एवरीथिंग इज़ गुड फॉर नथिंग। तो इसका सिंपल वर्ड्स में अगर मतलब देखा जाए तो वो यही है कि अगर आप हर स्टेप को जो है वो जहन में रख भी रहे हैं और सिलेबस में डाल भी रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो हर तरह की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहा हो, ठीक है। तो बेसिक मतलब जो है उसका यही है। तो वो कहते हैं कि इस जो मैक्सिम है इसको आपको जहन में रखना चाहिए। आप किसी भी फील्ड में किसी भी जगह पर कुछ भी बना रहे हैं तो इस स्टेप को आपको लाजमी माइंड में रखना चाहिए। देन हमारे पास ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको वो कहते हैं कि आपको कंसिडरेशन में लाना चाहिए। हु वी टीच, हाउ टू टीच एंड व्हाट टू टीच, ठीक है। अगर तो नीड एनालिसिस का कॉन्सेप्ट हम सिंपल वर्ड्स में देखें तो इसमें क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग शामिल होती है कि क्या लर्नर नीड्स हैं लैंग्वेज लर्निंग में, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लर्नर नीड्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब लर्नर नीड्स जो हैं उनमें हमें क्या क्या जानना है कि लर्नर का क्या बैकग्राउंड है, क्या गोल्स हैं, उसकी क्या प्रेफरेंसेस हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसके प्रोसेस में शामिल होती हैं। तो मखसूस जो ज़रूरियात होती हैं उनको पूरा करने के लिए लैंग्वेज के कोर्स को तैयार करना चाहिए हमें। तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। उसके अलावा अगेन इसमें जो है वो एक्स्ट्रा मटेरियल डाला गया है, ये आप लोग एक दफ़ा रीड कर सकते हैं, सच इंपॉर्टेंट नहीं है। डाटा कलेक्शन के लिए कुछ हमारे पास स्टेप्स हैं जो कि उन्होंने यहाँ दिए हैं, ये आप लोग याद रख सकते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में भी आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाए। तो ये 2-3 स्टेप्स आप लोगों ने याद कर लेने हैं। बाकी आई होप्स हो कि आप लोगों को लेक्चर की अच्छी समझ आई होगी। मैंने जल्दी में हर चीज़ जो है वो क्लियर करने की कोशिश की है। मेन कॉन्सेप्ट्स के साथ चलेंगे तो ये बुक आपकी जल्दी कवर होगी, अदरवाइज़ बहुत लेंथी मटेरियल है, बहुत डिटेल में हर चीज़ बताई गई है। जबकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो उसमें जस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं। आप लोग एग्ज़ाम देंगे तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। दुआ में याद रखें।